गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स का सेट 3 डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4, तो साइन एक्स का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि cos स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्या करेंगे, cos स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो अप्रोचिंग ये गलत होगा, लेकिन मेथड सही होगा। हमको अप्रोचिंग के साथ प्रश्न को बनाना है। यह पेपर में आ चुका है, ग्रुप डी 2018 में पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5/4 देखकर तय कर सकते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, या तो एंगल पर डिपेंड करेगा या ट्रिपलेट पर डिपेंड करेगा। या तो एंगल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पुटिंग द वैल्यू पर, या ट्रिपलेट बेस्ड पर। अगर ट्रिपलेट बेस्ड पर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है, ये 5 4 देख रहे हैं, तो ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं। तो इस आधार पर जो है साइन एक्स का मान कभी भी ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि लंब का मान ज़्यादा है और कर्ण का मान छोटा है। लंब का मान कभी भी बड़ा नहीं होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। और अगर ये ट्रिपलेट होता तो 3 यहाँ पर है और कर्ण के रूप में 5 होता। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपलेट बेस्ड तो है नहीं, ट्रिपलेट बेस्ड से नहीं बनने वाला है। एक कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि एंगल का मान पुट किया गया होगा। अगर एंगल को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है थीटा का मान 30 डिग्री पुट करते हैं। क्यों 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। और पूरा को सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूनी के 4, अर्थात 5/4 आ गया। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। 30 साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दूसरा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3.2 है। तो सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन को भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी भयानक सा दिया हुआ है। डेसिमल में है 1.6 है, 1.75625, और डी में जो है आपका 1.92625 दिया हुआ है। ये भी पेपर ग्रुप डी में दिया हुआ है, आया हुआ है। ग्रुप डी में कह सकते हैं कि आया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है कि जब प्लस में होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, या सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया हुआ हो, और सिर्फ सेक थीटा का मान निकालना होता है, तो एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर, कब, जब सेक थीटा प्लस टैन थीटा या प्लस के जगह पर माइनस दिया हुआ हो, तो सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है डायरेक्ट x² प्लस 1 क्या होता है 2x होता है। x² प्लस 1/2x होता है। ऐसा प्रयोग तब करना चाहिए जब यहाँ पर होल नंबर रहे तब। मानिए कि यहाँ पर 3 रहता तो इसका प्रयोग करना बेहद आसान होता। अगर 2 रहता तो इसका प्रयोग करना बेहद आसान सा होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इस स्थिति में करना क्या होता है, जब डेसिमल में दिया हुआ हो तो करेंगे ये चीज़ काम करना है आपका। जो दिया हुआ वैल्यू है उसको लिख दिए 3.2, अब प्लस क्या लिख देंगे 1/ वो वैल्यू जो दिया हुआ है, अब बटा 2 से भाग देना है वही चीज, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। सिर्फ डाटा है, डिफरेंस है, इसीलिए हम कुछ
अलग मेथड अप्लाई, मेथड वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। जब यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ हो, सेक थीटा का मान निकालना हो, इसको पर जाएंगे, एक कैलकुलेटिव हो जाएगा, बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डेसिमल में दिया हुआ हो तो कर देंगे क्या, उस वैल्यू अब +1 बटा वो वैल्यू अब बटा 2 कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट से बना सकते हैं। तो देखते हैं 1/3, अगर डेसिमल 2 को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो 1/3 जो होता है 1/3 जो हो जाएगा वह 0.3 के बराबर होता है, बटा 2 है अर्थात हो जाएगा 3.5 और 3.5 में 2 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3.5 में अगर 2 से भाग देंगे अर्थात कहने का मतलब हुआ कि 35 का अगर आधा देखते हैं तो क्या बोलता है 1.7 के करीब आएगा, 1.7 के करीब आएगा। अगर उसमें डिवाइड करते हैं तो 3.5 में 2 से डिवाइड करते हैं तो, और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर आता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आता है, सी नंबर में आता है। तो उम्मीद करते होंगे कि जब डेसिमल में दिया हुआ हो तो इस ढंग से सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न ऐसा अगर सामने सामने ऐसा दिया हुआ होता तो ऐसा सॉल्व करते, ऐसा 2 हो और सेक थीटा का मान निकालना होता है तो इस फार्मूले पर हम सेट कर जाते, बना देते, अर्थात होता 2 का स्क्वायर +1 और बटा 2 गुना 2 तो 5 बटा कितना हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन ये प्रश्न किस में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। जब डेसिमल में दिया हुआ हो तो क्या करना है, उस वैल्यू को लिखिए अब +1 बटा वो डेसिमल वाला वैल्यू अब बटा में 2 करेंगे। यहाँ पर पूरा नहीं काम करना है, ऐसा कि मेंटली हम सॉल्व कर से, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 0.3 हो गया और 3.2 और उसको जोड़े तो 3.5 हो गया और 3.5 में 2 से भाग दिए तो 1.75 के करीब, जो मात्र एक ऑप्शन को शो कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आया हुआ है तो उसी क्वेश्चन को हमने लिया है जो डिफ़िकल्ट लेवल का है, मतलब कैलकुलेशन से डिफ़िकल्ट लेवल है, हाई क्वेश्चन नहीं डिफ़िकल्ट। tan थीटा बराबर 3 - 2 √2, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करते हैं तो बनने के लिए तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व क्या होगा। देखते हैं tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cot थीटा होता है। और इसका व्युत्क्रम जब भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 √2 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, माइनस में है तो प्लस में हो गया, tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा हो गया। बस वैल्यू को पुट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या वैल्यू को पुट करना है, तो tan थीटा बराबर 3 - 2 √2 अब माइनस यहाँ पर cot थीटा का मान है 3 + 2 √2, तो इस प्रश्न में माइनस कट जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 √2 और -2 √2 कितना हो जाएगा, 4 √2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया तरीका, सॉल्व करने का तरीका हो गया, मेथड से हो गया। लेकिन हम इसे और दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे। कौन सा तरीका है समझेंगे। जब कोई मान जो है वह दिया हुआ है किस रूप में, करनी के रूप में दिया हुआ हो, चाहे तो x का वैल्यू हो या कोई टी रेशियो का मान दिया हुआ हो, ट्रिकोमेट्री का मान दिया हुआ हो, जैसे tan थीटा है, और इस ढंग से निकालना हो x + 1/x, इसका व्युत्क्रम है जोड़ के रूप में, या इसका व्युत्क्रमों का सब्ट्रैक्शन के रूप में निकालना हो, तो इसका दोनों का वर्गों का अंतर अगर 1 आ जाए,
डिफरेंस अगर एक आ जाए, वर्गों का अंतर अगर एक आ जाता हो, जब भी करनी में होता है तो वर्गों का अंतर एक लगभग ही होता है। जैसे 3 का वर्ग 9 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। तो वर्गों का अंतर अगर 1 होता हो और प्लस में निकालना है, व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो इसका तो आंसर होता है 2 गुने बड़ा वैल्यू होगा, और माइनस में होगा तो 2 गुने छोटा वैल्यू होता है। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा किस में है? माइनस में है। tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? cot थीटा होता है। इस रूप में है, देख रहे हैं, माइनस में है, तो सिर्फ क्या करेंगे? 2 गुने छोटा वैल्यू, 2 गुने छोटा वैल्यू, तो 2 गुने छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू है कितना? माइनस में दे ले तो माइनस हो जाएगा 2√2, 2√2 अर्थात कितना हो जाएगा? 4√2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना था, उसके नज़दीक कितना पहुंच पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। ये अलजेब्रा में भी काम आएगा, आपका ट्रिकोनोमेट्री में भी काम आ रहा है, सब जगह सिर्फ देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की भुजा कौन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की भुजा कौन कौन सा है? पहला दिया है 84, 13, 85। दूसरा दिया हुआ है 84, 63, 115। तीसरा दिले है 15, 112, 111 और चौथा दिले है 76, 157। ये भी ग्रुप डी में पेपर में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है? तो ट्रिपलेट में बताए होंगे या ना जानते हैं तो जानना चाहिए। इसमें ट्रिपलेट जो है 13 है, 84 है और कितना है? 85 होता है। 13, 84, 85 पहला वाला ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, तीसरा वाला भी ट्रिपलेट होता, कब? जब 111 के जगह पर 113 रहता तब ट्रिपलेट होता, लेकिन 111 है जिसके कारण नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रश्न में कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 भुजा दिले है। किसी त्रिभुज की 3 भुजा है 8, एगो का दिले है 13 और दूसरा का दिले है 15। तो कह रहा है कि इसके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज के तीनों भुजा दिले है, तो आपसे ये पूछ ले है कि इस पर लंब जब गिरावल जाएगा तो इसका मान क्या होगा? इसको H1 बोल दिए मान लिया जाए, यहाँ पर लंब गिरा दिए तो इसका H2 का मान क्या होगा? इस भुजा पर लंब गिरा दिए तो इसका मान क्या होगा? H3 का मान क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में भी प्रश्न आया है, ए ग्रुप डी में भी पेपर में आ गया है, ALP में भी प्रश्न पूछ लिया गया है ये सवाल। लेकिन सर्वप्रथम एसएससी के सिजिल में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया हुआ हो, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ हो और उससे संबंधित हाइट पूछता हो, परपेंडिकुलर का रेशियो पूछा जाता हो, इसका मतलब ये है कि वह त्रिभुज का एरिया जो होगा वह सेम होगा। त्रिभुज का एरिया क्या होगा? सेम होगा। और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया क्या है? कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो बच गया क्या? बेस इंटू हाइट है। और हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि जब जब 2 राशि के बीच में गुना दिया हुआ हो, 2 राशि के बीच में गुना हो, दुनिया में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। जब 2 राशि एक दूसरे का गुना में होता है तो यानी कि बेस जब भी होगा, बेस का रेशियो जो होगा हाइट का मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो जो होगा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी बेस सबका दिले है त्रिभुज का 8 दिले है, 13 दिले है, 15 दिले है। इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हो गया कि बेस और हाइट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब हो गया कि हाइट का रेशियो जो होगा वह 1/8 हो जाएगा। 8 का व्युत्क्रमानुपाती 1/8 हो जाएगा, 13 का व्युत्क्रमानुपाती 1/13 हो जाएगा और 15 का व्युत्क्रमानुपाती 1/15 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ के बाद ऑप्शन देखिएगा, सीधा सीधा आंसर। ये नहीं कि इसको रेशियो में उलझ नहीं जाना है, 8 को छोड़कर इस शुरू वाला को छोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। जैसे 8 को छोड़िए, इसको गुना कर दिए तो 195 होगा। किस ऑप्शन में 195 आ रहा है, आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए तो इसको गुना करना है, फिर उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 15 को छोड़िए, इसको गुना कर देंगे, कितना होगा, 104 हो जाएगा। सिर्फ एक डाटा से आपका आंसर आ रहा है। अगर ऑप्शन को ध्यान में देखें तो पहला नंबर में ही 195 है और कहीं पर नहीं है, बस वहाँ आंसर हो गया एक डाटा को देखकर। तो पेपर में यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है और एएलपी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जरा 18 वाला में मेंस एएलपी में प्रश्न पूछा गया है। क्या है, कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है। 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और 12 गो मेज खरीदा है, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कितना हो जाएगा। ये 600 रुपया हो जाएगा। किसका, मेज का पूरा मूल्य हो जाएगा। मेज का मूल्य 600 रुपया है और दोनों मिला के दिले हैं 5000 रुपया, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा। निश्चित रूप से कुर्सी का मूल्य मेंटली निकाल सकते हैं। 5000 रुपया में से 600 रुपया कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो रहा है नहीं, कम जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी कम कैंसिल नहीं होगा। 5000 मेज और कुर्सी मिलकर है, तो एक मेज 12 मेज, एक मेज का देले है कीमत 50 रुपया, अब 12 गो मेज है तो 600 रुपया हो जाएगा। तो कुर्सी का कितना बचेगा, दोनों मिलकर 5000 दिले है तो कुर्सी का बच जाएगा कितना, 4400 रुपया हो जाएगा। अब देखिए मेंटली करना है, हमको बताना है इसलिए लिख रहे हैं। फिर क्या कहता है कि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो कितना कुर्सी हो जाएगा, देखिए कुर्सी की संख्या हो जाएगा। एक कुर्सी का दाम है 40 रुपया और टोटल कुर्सी का दाम 44 रुपया, तो कितना कुर्सी हो जाएगा, नंबर ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 हो गया। कुर्सी की संख्या, यह पूछ भी रहा है कि कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या से अनुपात कितना होगा, तो कुर्सी की संख्या 110 और मेज की संख्या ऑलरेडी दे था 12 गो मेज है, तो इसको अनुपात निकालेंगे तो ये 55 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 55:6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को मेंटली सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ बड़ा दिखाई दे रहा है कि बड़े नंबर में है, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहता है कि वह मूलधन क्या होगा, 7वां क्वेश्चन, मूलधन क्या होगा जिस पे 6% की साधारण ब्याज की दर से मासिक ब्याज जो है 600 रुपया है। ये वेरी महत्वपूर्ण है। ये आपको पेपर में आया हुआ भी है। कौन सा पेपर में है, तो एएसएम में आया हुआ है। एएसएम में है, मासिक ब्याज दिले है। मासिक ब्याज का मतलब हो गया है कि एक महीने का ब्याज दिले है कितना, 600 रुपया दिले है, और जबकि वार्षिक दर दिया हुआ है। वार्षिक दर दिया हुआ है कितना, वार्षिक दर है 6% दिले है। और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्याज जो है कितना है, ब्याज किसको कहते हैं, रेट इनटू टाइम को कहा जाता है। रेट इनटू टाइम को कहा जाता है। तो एक पद्धति में होगा तभी तो हम लागू कर सकते हैं। वार्षिक का मतलब हो गया कि 12 महीने का ब्याज है 6%, हमको मासिक निकालना है
1 महीने का निकालना है। तो मेंटली निकाल सकते हैं कि 12 महीने का 6%, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1 महीना का रेट कितना हो जाएगा, 12 महीने का 6%, तो 1 महीने का हो जाएगा 6/12, अर्थात कितना हो जाएगा, आधा %। यही आधा % बराबर 600 रुपया दिले है, आधा % बराबर 600 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी के 1200 रुपया हो जाएगा। तो 100% मूलधन होता है, मूलधन 100% होता है, तो 1200 गुने 100 अर्थात कितना हो गया, 1,20,000 रुपया क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसमें बहुत सारे क्लू छोड़ के दे गया था, साधारण रूप से बनाएंगे PRT पर तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंटली सब प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है अगर क्वेश्चन को नज़दीक पहुंच पाते हैं, तो अगर शब्दों को समझ पाते हैं। तो कंपटीशन जो होता है वह समय के साथ अगर बना पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर समय के साथ नहीं क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं वो कमी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया है, 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपया देता है। 3 वर्ष के बाद 2662 रुपया देता है। तो समय के बाद धन को मिश्रधन कहते हैं और समय के पहले वाले धन को मूलधन कहते हैं, और मूलधन को कर्ज ली गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है। दर देले है 10%। 10% का मीनिंग होता है 1/10। तो मूलधन लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए, मिश्रधन लिखे, अमाउंट लिख दिए। तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष के बाद कहा है तो मूलधन जो होगा जे वर्ष रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, नीचे जो है मूलधन होता है, ऊपर है जो इंटरेस्ट है, और मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो जे वर्ष का रहेगा उतना पावर लगा देते हैं। 2 वर्ष का होता तो 10 के पावर 2 मूलधन हो जाता। अगर 4 वर्ष रहता तो 10 के पावर 4 लिखते। अगर 1 वर्ष रहता तो मूलधन 10 हो जाता। ऐसा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। लेकिन 3 वर्ष है तो 11 का क्या करेंगे, क्यू। यही 11 का क्यू दिया हुआ है। 11 का क्यू कितना होता है, तो याद होना चाहिए 1331। और 1331 का देखिएगा ध्यान से, तो 1 गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे। 10 का क्यू कितना हो गया, 1000, और 1000 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। अर्थात उधार ली गई राशि कितना था, तो 2000 रुपया था। और उधार लेने के बाद 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, 2662 रुपया हो गया जो अमाउंट था। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रहता तो 2662 में तो 2000 रुपया घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 2000 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12 पुरुष और 6 लड़का जो है कोई काम को 4 दिन में करता है, और कहता है कि 4 पुरुष और 14 लड़के कोई काम को, उसी काम को 8 दिन में करता है। तो कहता आदमी और एक लड़का की क्षमता का अनुपात क्या होगा। ये जेई में सवाल पूछा हुआ है, RRB जेई में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका अनुपात क्या होगा, तो देखते हैं। बेरोज सर विद्यार्थी करते क्या है, यहाँ से यहाँ पर घटा कर आंसर ले आते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बनाना चाहिए कैसे, जरा देखते हैं विद्यार्थी किस तरह से सोल्व करते हैं। विद्यार्थी इसे सोल्व करते हैं। 12 चौका 48 हो गया एम, और 6 चौका 24 बॉय, और प्लस हो गया 8 चौका 32 एम, और प्लस 14 8 72 से 112 बॉयज हो गया। और इसको इधर लिया है 48 एम और माइनस 32 एम, अब बराबर 112 बॉयज और माइनस 24 बॉयज, और इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16
16 मैन, इधर हो जाएगा आपका 112 में से 24 गया तो 88 बच जाएगा। 88 बॉयज़ मैन और बॉयज़ का रेशियो ज़रा देखेंगे तो ये 88/16 अर्थात 8 से 11 बार में, 8 से कितना बार में, 2 बार में। ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मैन का रेशियो, मैन का इफ़िशियंसी है, ये बॉयज़ का इफ़िशियंसी है। ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्रीन पर नज़र आता है, और जब टाइम ऑफ बर्थ का ऐसा क्वेश्चन हो तो इतना भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टर्म को लेकर चलना है, सिर्फ एक टर्म को लेकर चलना है, आपका आंसर आता हुआ नज़र आएगा। तो कौन सा टर्म का लेकर चलना है? कोई भी एक टर्म को लेकर चल सकते हैं। जैसे शुरू वाला क्या है? मैन है। ध्यान रखेंगे, शुरू वाला जो होगा उसको हर में लिख देना है। शुरू वाला जो होगा उसको हर में लिख देंगे। अगर तो ये सेकंड वाला टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाला पे फोकस करते हैं, सेकंड वाले टर्म पे फोकस करते हैं, तो उसको अंश में लिखिएगा। तो कौन सा लिखेंगे आप पर डिपेंड करता है। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म पर फोकस करेंगे उसके हर में लिखना है। अगर हम सेकंड टर्म पर फोकस करेंगे तो उसको फर्स्ट अंश में लिखना है। तो हम फर्स्ट टर्म पे मतलब मैन पर फोकस कर रहे हैं, और मैन वाला फोकस करेंगे, उसका मान सीधा के सीधा हर में लिखेंगे। एक लाइन में देखेंगे आंसर आपका आता हुआ प्रतीत हो जाएगा। कैसे जरा देखेंगे, मैन पर फोकस कर रहे हैं तो 12 चौका 48 मैन जो है इस साइड है, इधर कितना मैन है, 8 चौका 32 मैन इस साइड है, इधर 48 है। 48 और 32 का अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए। 12 चौका 48 मैन इधर, 8 चौका 32 मैन इधर। 32 और 48 का अंतर जो होता है वह 16 होता है। हमने पहले बताया था कि अगर शुरू वाला टर्म पे फोकस करेंगे तो उसको हर में लिखेंगे तो 16 यहाँ पर होगा। तो पहले रूप में क्या करना है, इतना देखिए, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन की ओर चल जाइए। सिर्फ ऑप्शन की ओर देखिए कि 16 का कोई मल्टीपल्स जो है वह दूसरा पार्ट में दिखाई देना चाहिए। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें देख रहे हैं क्या क्या दिल है, 2:11। दूसरा में क्या है, 11:2। तीसरा में है 3:7। चौथा में है 2:5। सिर्फ इतना देखे, उसके बाद ऑप्शन पर क्या है, चूंकि हर में है तो ये हर वाला ए वाला पार्ट होगा। तो 16 का मल्टीपल 11 होता है क्या, तो दिमाग में नहीं आएगा। 16 का अनुपात 7 हो सकता है तो जीवन काल नहीं हो सकता है। 16 का अनुपात 5 है तो जीवन काल नहीं हो सकता है। तो कौन सा है, तो ए वाला है। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो सेकंड वाला टर्म पे फोकस कर दीजिए। 6 चौका 24 बॉयज इस साइड, इधर है 18 14 8 72 से 112 और 24 का अंतर 88 होता है। 112 14 8 72 से और 6 चौका 24 और 112 का अंतर 88 होता है। इसको पूरा लिख के बनाएंगे तो 11 से कट गया, आई कट गया 2 से, सॉरी 8 से, 2 8 दूनी के 16 और 11 कितना हो गया, 88 हो गया। 11:2 हो गया। तो समझ सकते हैं, लॉजिकल ऐसे लगाना है। ऐसे बनाते बनाते थक गए, ठीक है। ये पूरा हिंदुस्तान बनाते रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ ही बच्चे ऐसे बनाते रहेंगे, इसलिए कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, सभी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं माने रखता है। इसलिए क्योंकि ये प्रश्न देने का मतलब ये होता है कि आप कैसे कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कर पाते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देखे और बना दिए, ठीक है। ये तभी होगा जब ऐसा प्रैक्टिस बनाएंगे, तब होगा, नहीं तो पूरा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है कि ए और बी कोई काम को 40 दिन में करता है। ए और बी मिलकर 40 दिन में करता है, और बी और सी 30 दिन में करता है, और सी और ए जो है वह 24 दिन में करता है। तो कहता है कि ए अलग, बी अलग, सी अलग, अलग अलग दिनों में कितना करेगा। अब देखिए इस प्रश्न को बनाएंगे ही नहीं,
बनाने लगे तो बिहान हो जाएगा, बिहान नहीं होगा, मतलब जो समय होना चाहिए कंपटीशन में उस कंपटीशन का शो नहीं कर पाते हैं। तो हमको समय का ख्याल रखते हैं, इसलिए ख्याल रखना है कि सेटर भी यही चाहता है। क्वेश्चन सेट करने का सोच क्या बना के रखता है कि हम जो दे पा रहे हैं ऐसा सोच पाता है कि नहीं सोच पाता। ये नहीं कि दिए और क्या होता है, एक तरीका हो गया इसका एलसीएम लेकर बनाना शुरू कर दिए। ये सबको आता है, पूरे हिंदुस्तान को आता है कि इसको एलसीएम लेकर इसको भाग देकर इफिशिएंसी लगाकर अलग ए बी सी का फिर अलग निकाल कर भाग भाग देकर आ जाना, वो आपको भी आता है। लेकिन हमको क्या करना है कि ए और बी मिलकर कितना दिन, 40 दिन लाना है। ऑप्शन पर ध्यान देखेंगे, सब में इसमें कितना है, 40 है। 40 ए और बी मिलकर आना चाहिए। देखिए ए का जो 40 दिन में समाप्त करता है, बी कितना दिन में, 120 दिन में। तो ये दोनों को निकाल दीजिए, दोनों को मिलकर के इतना दिन होना चाहिए, 40 दिन होना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों मिलकर 40 दिन। ए है 40 दिन में करता है, अब बी 120 दिन में करता है। तो हम जानते हैं कि समय का गुणनफल अब बटा समय का समय का योगफल होता है। समय का गुणनफल बटा समय का योगफल होता है। 120 और 140 जो है कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, अर्थात कितना हो जाएगा, 4 से ये कितना बार में आ गया, 4 चौका 16, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, 30 आ जा रहा है। 120 और 40 कितना हो गया, 160 हो रहा है। और 160 हो रहा है तो कैंसिल कितना बार आ रहा है, 30 बार में आ रहा है। इससे तो आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखेंगे सी पर विचार कर लीजिए, दोनों को गुणनफल करेंगे, 60 गुने 120 अब बटा कितना हो जाएगा, 180। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया, 40। देखिए ए और बी का दोनों मिल का समय 40 आ गया, ए और बी का 40 आ गया। किससे आया, सी से आ गया। इससे तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो 0 है भी नहीं, 0 भी आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 लाना है। जब 0 कोई संख्या में है ही नहीं तो कट कर जीवन में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो बी, ए और बी ऑप्शन ऐसे ही छट गया, बचल था सी और डी। हमने ए को चेक किया तो नहीं आया, तो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। ठीक है, तो ए अप्रोच लगाना चाहिए, ना कि ए अप्रोच लगाएगी कोई एलसीएम से। सबको आता है, आपको भी आता है, हमें भी मालूम है कि आपको आता है, माहिर है। कैलकुलेशन, मेथड कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, अप्रोचिंग पे हमें ज़्यादा जाना है। तीनों देने का मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन सेटर ने तीनों ऑप्शन दे रखा है, उसका दिमाग में यही बात चला है और ऐसे ऑप्शन को सजा के रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बातें होता है। और कौन सी बातें है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, ऑप्शन से शुरुआत करें। इसका मतलब है हमने कुछ नहीं चेक किया, सिर्फ ए और बी का, ए और बी मिलके कितना दिन में काम समाप्त करना चाहिए, तो 40 दिन में। किस ऑप्शन से आ रहा है, ए का 60 दिन में कर रहा है, अब बी है जो 120 दिन में कर रहा है, तो मिला के बनाए तो 40 आ गया। इसी से तो आंसर सी हो गया। ये अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, देख के बात करते हैं। आगे कहता है रायमा जो है 11वां में है, जो रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय किया है। कुछ दूरी 7 किलोमीटर पैदल चला है, 7 किलोमीटर पैदल है, पैदल चला है। फिर कहा है साइकिल से भी चला है, ये साइकिल से भी चला है, कितना, 12 किलोमीटर पर आवर चला है। ठीक है, और कहता है कि उसने 7 घंटा तय किया है 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 64/7। तो इसको ऐसे कर देंगे, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। 7, जब भी एलिगेशन मेथड लगाने जा रहे हो तो हर से उस चीज़ को हटा दीजिए, यानी कि 7 से गुना कर देना है। यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 84, 12 7 84 हो जाएगा। ये खत्म हो गया। 84 में 64 घटेगा तो ये 20 बच जाएगा, और 64 में 49 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया
तो 5 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 आई 15, 4:3। ध्यान रखेंगे जब यहाँ पर औसत चाल देले रहता है तो यहाँ पर समय का अनुपात निकलता है। 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसका मतलब है कि साइकिल से चलने वाला समय कौन सा हो गया? 3 घंटा हो गया। सिंपल सी बात, आंसर हो गया। अगर पूछता कि पैदल चलने वाला समय क्या हो जाता तो 4 हो जाता। अगर कहा जाता कि पैदल कितना दूरी तय किया है ये पता करना होता तो 4 में 7 से गुना करते तो 28 किलोमीटर हो जाता। ये पूछता कि साइकिल के द्वारा तय किया गया दूरी क्या है तो 12 36 किलोमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ समय मांगा गया था तो कितना है? 3 घंटा हो जाएगा साइकिल का। अब पैदल कितना चला है तो 4 घंटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 और 3 कितना है? 7 घंटा दिल है, इसीलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। 12 में 506 है, ऑप्शन में 512 दिले है, 6 में 510 दिले है और डी में 508 दिले है। कह रहा है कि पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा? पहली, इसका मतलब हो गया 1, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक? तो 11 के स्क्वायर तक। सबको मालूम है, हर एक विद्यार्थी को मालूम है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग यही होता है। ऐसे ही निकाला जाता है। कहा गया भी है कि 1 से लेकर 11 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग याद कीजिए। बनाने आता है, बनाइए, पूरा मन लगा के बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। मन 11 है तो 11 1 12 हो जाएगा, 11 दूनी का 22 है, 1 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 6 से कट जाएगा, 2 से हो जाएगा। अब देखेंगे 3 दूनी के 6, इकाई 6, इकाई अंक कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 506। कितने जगह है? एक जगह ऑप्शन है। एक तरीका बनाना ऐसे होता है और सही में बनता भी ऐसे है, लेकिन एक क्वेश्चन सेटर क्या चाहे उसकी सोच को अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कितना है आएगा? 11 आएगा। यहाँ पे 11 आएगा, इसका मतलब है कि उस ऑप्शन को तलाश करेंगे जो 11 से डिवाइड होता है। यहाँ पर तो 11 आइबे कर रहा है, देख रहे हैं 11 से गुना है, इसका मतलब 11 से तो कटना ही होगा उस ऑप्शन को। तो ऑप्शन को निकाह से देखेंगे तो बहुत क्या है, 11 से कटे का नियम क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो है वह 11 से कट जाना है। 5 6 11, 511 जो है 11 से कट जाता है, इसलिए आंसर ये वाला होगा। यहाँ पर देखिए 5 2 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी नहीं कट रहा है 11 से, यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, खत्म, ये भी खत्म हो गया, आंसर हो गया। बना ये तरीका होता है, ऑप्शन तरीका अपनाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह यही अप्लाई, ये मेथड है। ये मेथड बनाना तब है जब हर ऑप्शन 11 से कटते रहता तब, लेकिन क्वेश्चन सेटर ऐसा बनाता है वो अपने सोच को इसमें पिरो कर रख देता है। तो बस ये तरीका है, वो भी क्वेश्चन बनाता है, कुछ न कुछ वो बातें छोड़कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या कहा है? x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, तो आपको सिर्फ कहता है 2x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर अब माइनस 26x अब माइनस 28 का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिले 2 रूट अंडर 2, बी में दिले 3 रूट अंडर 3 और सी में दिले 5 रूट अंडर 5 और डी में दिले 6 रूट अंडर 6। एसएससी में पेपर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ पर आया है? एसएससी ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो एसएससी तो अपने आप में और लॉजिकल के लिए जाना जाता है, कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। 2 तरीका पेपर में ऐसा है तो 2 बात का ध्यान में रखना है। क्या बात को ध्यान में रखना है? कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। 2 बात को ध्यान में रखेंगे। कब बनाना है, ठीक है, और कब न बनाना है। इस चीज़ का इस तरह का दिले रहे, इक्वेशन दिले रहे, तभी ऐसा होगा। कब नहीं बनाना है, एकदम लीव कर देना है, मतलब छोड़ दीजिए। ऐसा कब छोड़ देना है पेपर में,
जब हर ऑप्शन में रूट जो है सेम दिखाई दे तब। ध्यान रखेंगे, हर ऑप्शन में रूट में जो संख्या होगा सेम हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, वो टफ हो जाएगा, बनने के लिए बनेगा लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन कब बनाना है, कब बनाना है, कब बनाना है भाई, तो तब बनाना है इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को जब ऑप्शन में हर रूट के अंदर जितने भी संख्या है अलग अलग रूट में मौजूद हो। जैसे देखिए √6 है या √5 है, √3 है, √2 है, अलग अलग है। ऐसे स्थिति में 3 सेकंड बहुत बहुत काफ़ी हो गया, बस देखना है आंसर हो जाए। कैसे, जरा देखिए, x का मान क्या है, ये 1 + √2 + √3 है, दोनों को आपस में गुना कीजिए तो क्या आएगा, √2 + √3 को √2 + √3 को गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना होगा, 6, और रूट अंडर 6 कहाँ पर आ रहा है, डी में आंसर आ रहा है। मात्र खाली देखने से पता हो जाएगा, लेकिन हर ऑप्शन में एक ही रूट रहेगा, छोड़ के आगे बढ़िए, उसको देखना भी नहीं है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये होता है, लेकिन देता है तो कुछ न कुछ सोच कर ही देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 14 हो जाएगा क्वेश्चन। 14 क्या कहता है, 14 क्वेश्चन कह रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, x² + 1/x² बराबर 98 है और x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। इस पर पिछले बार भी क्वेश्चन हम बतलाए थे। 970 ऑप्शन दिले है, दूसरा 1030 दिले है, तीसरा -970 है और चौथा -1030 दिले है। तो 2 ऑप्शन खाली देखकर खट गया। इसलिए कैसे भाई, क्योंकि 0 का x का मान जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा, ये जो है छोटा है, तो जीवन काल नहीं हो सकता है, खत्म हो गया। अब ये वाला हो गया, आपको बताया भी गया होगा या जानते भी होंगे, न जानते हैं तो सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करके भी बना सकते हैं। x + 1/x का मान कैसे निकलता है, जब x² + 1/x² का मान दले रहता है तो 2 जोड़ देते हैं और वर्गमूल निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 जोड़ के क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, आपका निकल गया है। अब जब इस रूप में मान निकालना हो तो क्या करते हैं, 10 का क्यूब माइनस दिया हुआ वही 3 से वही वैल्यू से गुना कर देते हैं, तो 1000 में से 30 गया तो 970 हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ये तो बनाना हो गया, ये क्या किए, बना दिए। हमको मेथड अप्लाई नहीं करना है, ऑप्शन पर डायरेक्ट हिट करने के लिए भी बताए थे। क्या बताए थे कि जब भी होगा वैल्यू से Q से छोटा ही होगा, Q से 10 का Q से छोटा ही वैल्यू। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस होता है, प्लस यहाँ रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ जब माइनस होता है तो प्लस होता है, बस यही फर्क रहता है। तो दिया हुआ वैल्यू कितना है, x² + x² का मान मेंटली निकाल लेंगे, 2 जोड़ के कितना हो गया, 10। 10 का क्यूब से छोटा ही होगा, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होगा, 1000 से छोटा ही होगा, 1000 से छोटा एक ऑप्शन है, कितना, 970 है। ये ऑप्शन ये 0 से बड़ा होने के कारण क्या हो गया, ये खत्म हो गया। सब 0 क्या है, x का मान क्या है, छोटा है, तो छोटा होने के कारण खत्म हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, ये सब बातों को ध्यान देना नहीं है, इन बातों को लागू कर लेना है अपने जीवन काल में। जब जब प्रश्न आता हो तब इन्हें कि बनाने आ गया, बना लिए, ठीक है, तो बनाने आना अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 - √6 बटा 2 √2 अब माइनस √3 बराबर वाट कहते हैं। कितना बार पेपर में आया है हमको पता, काउंट ही नहीं हम कर पाए कि कितने बार देखें हम ये क्वेश्चन। देखिए एक तरीका इसमें ये होगा, विद्यार्थी इसमें लगाएंगे ए कि 2 √2 अब प्लस √3 अब बटा 2 √2 अब प्लस √3, जो रेशनलाइज कहते हैं, जिसे परिमेयीकरण कहते हैं। तो परिमेयीकरण करके आप बना सकते हैं, ये आपका तरीका है, आप घर पर खुद बनाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये होगा, क्या होगा,
कि रूट का मान पुट कर देना है। जैसे 6 का वर्गमूल निकालेंगे मेंटली कुछ 2.4 और इसका मान निकालें तो 1.4 और इसका 1.7 ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 6 और 3 में से 2 गया तो 1, ये हो जाएगा 2 दशमलव यानी कि 2.8 1.7 को करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। अर्थात इसका जो भी आंसर होना होगा वो क्या हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 16 बटे 11 का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार में मात्र लगेगा, एक बार में लगेगा। बच गया 5 तो 55 तो कितना हो जाएगा 50 तो 1.4 के करीब आ जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, जो इसमें रूट को मान पुट करके सॉल्व करना हो गया। लेकिन तीसरा तरीका, मेरा अपना तरीका, तीसरा तरीका होता है, मेरा अपना नहीं है, एक क्वेश्चन सेटर ही ऐसा चाहा है, क्वेश्चन सेटर ही ऐसा चाहा है। देखिए क्वेश्चन सेटर को, दिमाग को हम थोड़ा सा रीड करने का प्रयास करते हैं। एक तरीका कैसे पुट किए भाई, एक तरीका तो ऑपरेशनलाइज कर लेंगे वो ठीक है। दूसरा तरीका क्या क्या, √6 का मान 2.4 रखा, √2 का मान 1.414 होता है जानते हैं, √3 का मान 1.7 एक ही डिजिट तक रखा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। इसको घटाया तो 1.6 होगा, इसको गुना घटा के यह हुआ, इसको डिवाइड किए तो 1.4 आया। 1.4 जहाँ पर आ रहा ऑप्शन वो इसको क्लिक कर देना है। तो देखेंगे तीसरा तरीका क्या होगा जी। इस प्रश्न का तीसरा तरीका दिया है बहुत बार भाई, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, ये 3-4 बार में वैरायटी करके दिया है। ज़रा देखेंगे उस नंबर को हम ढूंढेंगे जहाँ पर इसको में गुना करने पर 4 बन जाता हो। इतना नंबर में कौन सा गुना करें तो 4 बन जाता हो, तो आपको निश्चित रूप से बोलिएगा कि वह कौन सा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2√2 में √2 से गुना करें तो 4 बन गया। अगर √3 में √2 से गुना करेंगे, √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 बन जाएगा। कहने का मतलब गुना करने वाली राशि कितना है, √2 है। √2 का मान हर किसी को पता है 1.4 होता है। और आगे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आंसर। नेक्स्ट आगे 16 में कहता है 324 से कटने वाली पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन से 99, 7, 9, 6 324 से कटना चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी अंक की संख्या होना चाहिए। 99, 7, 9, 2, फिर छठा में 99790 और डी में है 99798। ये देखते हैं प्रश्न का उत्तर। 5 अंकों की बड़ी संख्या ये है तो है, ये है ठीक है, लेकिन कितना से विभाज्य, 324 से विभाज्य। 324 से ही क्यों दिया गया है भाई, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें होगा, कुछ न कुछ सेट करने वाला क्वेश्चन के दिमाग में कुछ बातें अर्थात 324। तो हम जानते हैं कि 324 जो है 18 का क्या होता है, वर्ग होता है। अब देखेंगे 18 के वर्ग से नहीं डिवाइड करेंगे, सिर्फ 18 के डिवाइड करके देखते हैं। 18 से देखेंगे, चूँकि बड़े से बड़ी संख्या है तो 18 से सिर्फ देखेंगे, 18 का वर्ग से नहीं देखेंगे। तो जब कोई संख्या 18 से डिवाइड है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, 2 फैक्टर ऐसे निकालिए जिसका जो है HCF 1 आता हो, जिसका HCF 1 आता है। यानी कि 6 तो या 18 लगा दिए, क्या 6 से या 3 से चेक करेंगे, गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो जिसका बीच का नहीं, इसका HCF 1 होता है, तो को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वह कौन सा हो जाएगा, 9 और 2 होगा, ठीक है। इस ढंग से सोचना है। यानी कि भाग करने के लिए आ जाए, कितना से आ जाए तो भाग लगा रहे हैं, मतलब उसमें लगा रहे हैं तो फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा बातें।
तो 9 और 2 से चेक करिए, तो 9 से चेक करेंगे, 2 से तो सब नंबर कट रहा है, 2 से हर नंबर कट रहा है, इसलिए 9 से चेक करना है। 9 से क्या होता है, जहाँ 9 आता है वो ख़त्म कर दिए, जोड़ के 9 आ जाना चाहिए। तो देखिए जोड़, ये 9 तो है, ठीक है, ये भी 9 है, 7 6 13 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 9 कट गया, ठीक है, और 9 ये खट गया, ठीक है, 7 2 9, तो 7 2 9 है, इसका मतलब 9 से ही कट रहा है, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। ये जरा देखिए तो 9 यहाँ तो कट रहा है, यहाँ है कट रहा है, लेकिन 7 बच रहा है, इसलिए नहीं आंसर हो सकता है। 9 कट रहा है, ये भी 9 कट रहा है, 8 7 15 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा, बी होगा, इसलिए 324 का देने का मतलब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला कहता है क्या, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 4 और 2 और 6 और 4 के बीच का स्लोप ज्ञात करना है। स्लोप ज्ञात करना है मतलब प्रवणता ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं का स्लोप ज्ञात करना हो तो इस तरह से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बाई टू माइनस बाई 1 के बाई 2 माइनस बाई 1 होता है, और बटा x2 माइनस x1 होता है। दो बिंदु के बीच का स्लोप ज्ञात करना है तब। तो देखिए बाई 2 कितना है, 6 है, बाई 1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, सॉरी गलत कुछ लिख दिए है, बाई 2 है जो 4 है, और बाई 1 2 है, और इधर x2 है जो 6 है, और कितना है x1 4 है। तो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कहता है क्या, बेहद आसान सा है, साइन 200 डिग्री, साइन जेई में प्रश्न पूछा है, साइन 160 डिग्री का मान क्या होगा, क्या मान होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बात किए भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। पिछले बार कॉस में बतलाए थे, आज साइन में जानना चाहिए। जब साइन में अंकों का योग, सॉरी अंकों का नहीं, एंगल का योग, दो एंगल का योग अगर 360 डिग्री आ जाए, या दो एंगल का अंतर 180 डिग्री आ जाए, तो रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट जो होगा वह शून्य होता है, 0 होता है। साइन में 200 और 160 डिग्री को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो गया, अर्थात इसका रिजल्ट शून्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 तथा 4 का मध्य अनुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसका, 16 और 4 का, 16 और 4 का मीन वैल्यू क्या होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे मीन वैल्यू हो गया, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, इसमें अलजबड़ा लागू हो जाता है। 16 4 का 64, वर्गमूल कितना हो गया 8, 8 ऑप्शन में देले रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऐसा आंसर तभी बनाना है जब हर ऑप्शन जो होगा वह पॉजिटिव में होगा, तभी बनाना है। लेकिन ध्यान में रखे की बात है, इसका मतलब है कि 16 हो गया, और यहाँ पर x है, और मीन वैल्यू है तो ये भी x होगा, और यहाँ पर कितना है 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला का गुणनफल करेंगे तो x पर, और इधर गुना हो जाएगा तो 16 4 का 64, अर्थात द्विघात समीकरण आ गया। और द्विघात समीकरण में प्लस माइनस दोनों होता है, अर्थात कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न में ऑप्शन में ऐसा देले होता, ध्यान रखेंगे 8, एक जगह 8 नहीं 9 दिले है, -8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा बनाना है, -8 का होता। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ही होगा। लेकिन प्लस माइनस दोनों दिले है तो फिर प्लस माइनस वाला दोनों हो जाएगा, और कुछ ना खाली प्लस रहता तो आंसर होगा। 3-4 तरह से इसमें ऑप्शन हो सकते थे, तो याद रख, ध्यान में रखना है कि मीन वैल्यू में प्लस माइनस दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है क्या, 18 24 144, 18 24 कितना है, 144 का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। 2 है ऑप्शन, 12 ऑप्शन है, 126 ऑप्शन है, 144 ऑप्शन है। एलसीएम में ध्यान देने की बात क्या है, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम में बनाना तो सबको आता ही है, ऐसे करके लोग के बनाना आता है। 18 24 144,
तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं आता है, ये नहीं कहते हैं कि आपको कंपटीशन नहीं क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए अभी योग्य नहीं बने हैं। इस तरीका का मतलब ये होता है कि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अभी आप में कमी है, होगा दूरी अभी है। ऐसा अप्रोचिंग बताता है कि कंपटीशन के लायक नहीं है। ठीक है, एलसीएम का मतलब सीधा होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि दिया गया जो बड़ी संख्या होगा, जब भी आंसर होगा, एलसीएम जब भी होता है तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, या बड़ी संख्या के कोई मल्टीपल्स ही होगा। मल्टीपल्स का मतलब ओकरा से बड़ा ही कोई होगा, या तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल ही होगा, कभी भी बड़ी संख्या के छोटी नहीं हो सकता है। ये एलसीएम का सबसे मुख्य बातें होती है जो हर किसी को जानना चाहिए। ये तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, 144 है। देखिए एलसीएम 144 से छोटा है, नहीं होगा। 12 है, नहीं होगा। 144 से छोटा है, नहीं है। ये भला हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूरा उम्मीद करते होंगे कि इस डिस्कशन से आप लाभ उठाइए, जितना से अधिक लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे।